हमारे मन के भावों को जब हम कागज़ पर ले आते हैं तो वो लिपि हो जाती है, और लिपि भावों से जुड़ी हुई वो ज़मीन होती है जिसमें साहित्यकार अपने भावों की खेती करता है, और इस खेती में वो आने वाले भविष्य को सुंदर, सुखमय और नई पीढ़ी के लिए संधारित करता है। दोस्तों, मैं राम शर्मा कापरेन आप सबका मयूर टाइम्स में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, साहित्यकारों से परिचय की इस श्रृंखला में मेरे साथ है श्रीमान केसी राजपूत साहब। केसी राजपूत साहब किस बैकग्राउंड से हैं, क्या पृष्ठभूमि है, और साहित्यिक निधि के तौर पर इनके पास में क्या है, क्योंकि साहित्यकार की सबसे बड़ी दौलत उसका साहित्य तो होता है जो लिपिबद्ध होता है। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी विलंब के आदरणीय श्रीमान कालीचरण जी राजपूत साहब से। स्वागत है सर आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। आप लोग यहाँ पधारे। मैं आपका तहे दिल से सबको शुक्रिया करना चाहता हूँ कि कम से कम आज हमारी आपकी मुलाकात हुई और साहित्य पर हमारी और आपकी बातचीत हो रही है। आदरणीय राजपूत साहब, प्रॉपर जिसके पीछे हमारी जन्म और जन्म के बाद की कर्मस्थली शुरू होती है, आपका जन्म कहाँ हुआ और आपने किस प्रकार से साहित्य की तरफ रुझान किया, यहाँ से बातचीत शुरू करते हैं। जी, मैं बेसिकली उत्तर प्रदेश आगरा का निवासी हूँ, और उससे भी पूर्व मैं जो है डिस्ट्रिक्ट एटा, मैं लोधीपुर नाम के गांव का रहने वाला हूँ। वहाँ से सन 70 के आसपास हमारे पिताजी आगरा में आ गए, और तब से लेकर आगरा में ही वो बसे रहे। हमारा पूरा परिवार अभी भी आगरा में रहता है। सन 1986 में मेरी यहाँ रेलवे में टेलीकॉम इंजीनियर के रूप में पहली पोस्टिंग हो गई 1986 में। तब से मैं कोटा में ही हूँ, और अभी तक लगभग 38-40 साल मुझे कोटा में ही हो गए हैं, और अभी 2017 में मैं रेलवे से रिटायर हो गया हूँ। तब से मैं अपना साहित्य काम करता हूँ, पुस्तकें पढ़ता रहता हूँ, और जो मेरे मन में आता है, समझ में आ जाता है, उसको मैं नोट्स के रूप में भी लिखता रहता हूँ। कोटा की कचौरी हो या कोटा की कोचिंग, कचौरी और कोटा की कोचिंग में जब कोटा के परिदृश्य को देखा जाता है तो यहाँ के साहित्यकारों में एक नवो उन्मेषशालिनी दृष्टि भी उत्पन्न होती है। साहित्य की शुरुआत जब आप करते हैं आदरणीय केसी राजपूत साहब, तो ये शुरुआत कैसे हुई, कहाँ से ये प्रेरणा मिलती है? मैं रिटायर हुआ तो उसके बाद मुझे पुस्तक पढ़ने का शौक़ था, और पहले से भी शौक़ था। तो बाद में यहाँ पर डीएमई रघुराज सिंह कर्मयोगी हैं, जिनको शायद आप जानते भी होंगे। उन्होंने मेरे को प्रेरित किया कि भाई मैं काव्य गोष्ठियों में जाता हूँ और आप मेरे साथ भी चलें तो अच्छा होगा, कम से कम आपको सुनने को मिलेगा। आप कह नहीं सकते तो सुनने को तो मिलेगा। तो मैंने कहा कि कर्मयोगी जी, मैं तो साहित्य के विषय में कुछ जानता ही नहीं हूँ, और अगर काव्य गोष्ठी का नाम आता है तो मुझे कविता भी नहीं आती। तो बोले नहीं आती, कोई बात नहीं, आप मेरे साथ चलिए, आप कम से कम बैठ के सुनते तो रहिए। तो मैंने वहाँ से मैंने कि आप कह रहे हैं तो मैं चलूँगा आपके साथ। तो इस वहाँ उनके साथ जाने से पहले एक बार ये सरोवर की पाल पर काव्य गोष्ठी हुई, जो कि वास्तव में मुझे नहीं मालूम था कि वहाँ पर काव्य गोष्ठी हो रही है। हटीला जी के कहने से मैं वहाँ पर चला गया, और उसके बाद वहाँ पर हाजिरी बतौर वो रजिस्टर सबको मूव कराया गया। मैंने भी अपनी अटेंडेंस वहाँ पर दर्ज कर दी। तो 1 2 3 4 5 ऐसे करते हुए 17 18 20 नंबर आते आते बोले केसी राजपूत जी आप कौन सी कविता सुनाएंगे? तो मैं तो थोड़ा सा एकदम असमंजस में हो ही गया, नेचुरल मुझे तो आती नहीं थी। तो मैंने उस समय क्षमा याचना की, मैंने कि मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूँ कि मुझे कविता वगैरह तो आता ही नहीं है। हाँ, इस बार मैं आपको कविता न सुना करके कविता श्रोता के रूप में मैं आपके साथ रहा हूँ मैं अभी। तो वहाँ पर एक बात उन्होंने अंडरलाइन की, अब की बार। इसका मतलब उसमें है आगे के कुछ तो है, जबकि वास्तव में मेरे पास कुछ नहीं था, पर वो
कहते हैं कि सरस्वती जो कहलवाती है वही होता है। जी हाँ, तो मेरे मुंह से ये निकल गया कि इस बार मैं श्रोता हूँ, आगे जो कुछ होगा वह देखेंगे। संभावना व्यक्त सरस्वती जी ने की, मैंने कुछ नहीं किया। प्रेरणा मिली आपको। हाँ, सही है। तो उसके कम से कम 2 या 2.5 महीने बाद एक गोष्ठी रखी गई और उसके बाद वहाँ पर ये महादेव जी मंदिर है, डाढ़ देवी मंदिर के आसपास, वहाँ मैं भी गया। तो वो मुझे दिन याद था कि पाल पे मैं जब गया था तो मेरा नाम बुला था और मैं कविता नहीं कह सका। अच्छा। हाँ, तो वो कविता का ध्यान मेरे अंदर रहा और गीता का 4थे अध्याय का वो मैं वाचन कर रहा था। करते करते मुझे 4, 5, 6 पॉइंट ऐसे नज़र आए। उन पॉइंटों को लेकर के मैंने कविता करने का प्रयास किया। कविता तो मैं जानता ही नहीं था, मैं तो एक साइंस का विद्यार्थी। को कोशिश किया मैंने और उसको 4, 6, 8, 10 बार खुद पढ़ा और जो मैं अपने आप बिना साहित्य के उसमें सुधार जो कर सकता था वो मैंने सुधार करने का प्रयास किया। जब मेरे हिसाब से वो सुधर गया, अच्छा हो गया, तब मैं लेकर के वो गोष्ठी जो हो रही थी उसमें मैं गया और मैंने पहली बार वो मेरी कविता जो कोटा में बनाई थी वो पहली बार मैंने वहाँ सुनाई। कैसी कविता थी मुझे नहीं मालूम। जी जी, लेकिन इस बार आपने कविता सुना दी और वहाँ से आपके अंदर काव्य गुण उत्पन्न हुआ, निश्चित रूप से वातावरण से उत्पन्न हुआ। उसके बाद की यात्रा में क्या क्या रहा, किन किन पुस्तकों की यात्रा से आप गुजरते हुए आज तक आए? वो मेरा पहला दिन था जैसा मैंने आपको बताया, और वो पहले दिन से सरस्वती जी ने मुझे रोज़ाना बूस्टअप किया। करते करते फिर कर्मयोगी जी ने मुझे एक बार फिर धीरे से धक्का मार के कहा, अरे भाई तुम कुछ करते क्यों नहीं हो? कुछ नहीं तो बच्चों की क्यों कविताएं ही लिखो। अच्छा। वो एक कविता की किताब मुझे पकड़ा दी और बोले कि इसमें पहले आप पढ़िए, देखिए और कम से कम इसको देख करके 1-2 कविता जो भी बना सको आप बना के मुझे दिखाइए। ईश्वरी प्रेरणा और मैं कहता हूँ सरस्वती की प्रेरणा रही। वो प्रेरणा होते होते ये पुस्तक के रूप में 35 कविताएं मैंने बच्चों के लिए लिख दी और मैंने ये लेकर के मेरे पहले साहित्य गुरु रघुराज सिंह कर्मयोगी को मैंने दिखाई तो मुझे मेरे पीठ थपथपाई उन्होंने, अरे वाह यार तुम तो साइंस के विद्यार्थी, ये क्या साहित्यिक काम कर लिया आपने। पुस्तक का नाम है मोटा शेर मचाए शोर। निश्चित रूप से बाल मनोविज्ञान और बालक सुलभता को आविष्टित करती हुई पुस्तक है। उसके बाद क्या रहा? तो मैंने वो धीरे धीरे यात्रा बाल कविताओं में शुरू की और बाल कविताएं शुरू करते करते 1, 2, 3, 4 करके 35 कविताएं हो गई। जब 35 कविताएं हो गई मैंने उनको दिखाया तो बड़े प्रसन्न हुए वो, अरे भाई तुम तो कहते थे मुझे कुछ आता ही नहीं है और तुम्हारे ये कलम से 35 कविताएं। उसके बाद की पुस्तक कौन सी रही? उसके बाद मैं कहता हूँ मेरी पहली किताब ही ये मोटा शेर मचाए शोर नाम की किताब है और उन्हीं की प्रेरणा से ये मैंने यहाँ कोटा में छपवाई, जिसका प्रकाशन काव्यांजलि पब्लिकेशंस हैं कोटा के, जो आप अच्छी तरह परिचित हैं इन सबसे। उन्होंने भी मुझे प्रोत्साहन दिया भाई साहब ठीक है, जो कुछ गलतियाँ होंगी मैं कुछ कर दूंगा और इसको आप आराम से छपवाइए। बिल्कुल। तो ये नवीन गौतम साहब की भी प्रेरणा रही है निश्चित रूप से, और आपने साहित्य में अपने कदम इस प्रकार से बढ़ाए। आज इस साहित्य दृष्टिकोण को लेकर जो आपका साक्षात्कार हम कर रहे हैं, इसका ये है पहला पार्ट और फिर जल्दी ही मिलते हैं दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए नमस्कार।